आदाब नमस्कार, मेरा नाम है मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। पीएम नरेंद्र मोदी के 370 सीटें जीतने के ऐलान के बाद बीजेपी लोकसभा की एक एक सीट जीतने की प्लानिंग कर रही है। इस प्लानिंग में कई पहलू हैं और पहला, जिताऊ कैंडिडेट को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। दूसरा, अगले सप्ताह आने वाली बीजेपी की लिस्ट में भी 100 से अधिक सांसदों का टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दूसरा कि जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है उन पर करिश्माई कैंडिडेट उतारे जाएंगे। इस लिस्ट में कंगना रनौत, युवराज सिंह और अक्षय कुमार जैसे स्टार के नाम भी चर्चा हो रही है। तीसरा, गठबंधन के सहयोगियों के साथ जीत को गारंटी वाली सीट ली जाए। और चौथा, जिन सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट नहीं है उसकी भरपाई दूसरे दलों से आने वाले टिकाऊ नेता को टिकट देकर की जाए। बीजेपी चौथा फॉर्मूला दक्षिण भारतीय राज्यों में आजमा रही है, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण भारतीय राज्य में 55 से 60 जीतने का टारगेट रखा है। तमिलनाडु और तेलंगाना में पार्टी अपने चौथे फॉर्मूले को आजमा रही है। दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली थीं। कर्नाटक में बीजेपी को 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केरल, पौंडीचेरी में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। पिछले आम चुनाव की बात की जाए तो भाजपा में निजी स्कोर 303 रहा था और 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए पार्टी के लिए दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में लंबी छलांग लगाना मुमकिन होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। दक्षिण भारत में पार्टी ने दक्षिण में 84 सीटों को बात करें तो इसमें टारगेट किया है, जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी को कर्नाटक की 25 सीटों के अलावा 30 नई सीटें जीतनी होंगी। बीजेपी ने इस विस्तार के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वरीयता में रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जनवरी और फरवरी के बीच दक्षिण भारत में 11 दिन गुजारेंगे और इन दौरों में उन्होंने केंद्र को परियोजनाओं की साथ साथ जनसभाएं की हैं। अभी लोकसभा चुनाव की जो चुनावी सभाओं में का दौर बाकी है, जो मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। तेलंगाना में बीजेपी ने दहाई के अंक की सीटें हासिल करने का टारगेट रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 19.65% वोट और 4 लोकसभा सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। ये बात तेलंगाना की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 13.90% वोट मिले हैं, हालांकि सीटें कम मिली हैं। वोटों के गैप को खत्म करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस के बजाय बीआरएस के वोट बैंक और नेताओं को लुभाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची है। पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के ऐलान से पहले 3 बीआरएस सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इन नेताओं में जहीराबाद से 2 बार के सांसद बीबी पाटिल और नागरकुर्नूल के बीआरएस सांसद पोथुंगली रामुलु जैसे दिग्गज नेता भी शामिल है। बता दें कि लिंगायत नेता बीबी पाटिल का असर तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक में भी नजर आएगा। बीजेपी तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी निजामाबाद से अरविंद धर्मपुरी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी और करीमनगर से बंडी संजय पर दोबारा दांव उन्होंने लगाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट मिला था। अब पार्टी ने हिंदुवादी नेता टीएस राजा सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो गई है। सीट बता दें कि करीमनगर से बंडी संजय को टिकट दिया गया है, निजामाबाद से अरविंद धर्मपुरी को, जहीराबाद से बीबी पाटिल को, मलकाजगिरी से इटला राजेंद्र को, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी को, हैदराबाद से माधवी लता को टिकट दिया गया है, कोंडा से विश्वेश्वर रेड्डी को मिला है, नागरकुर्नूल से पी भरत को टिकट मिला है और भोंगीर से बोरा नरसैया गौड़ को टिकट दिया गया है। इन सभी मुद्दों पर आज होगी चर्चा और चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर फिरासत बाकरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। वो सीधे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और अशफाक साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। अशफाक साहब, आपका इस्तकबाल है। क्योंकि बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है तो सबसे पहले मैं फिरासत बाकरी साहब के पास जाना चाहूँगा। फिरासत बाकरी साहब, क्या वाकई आप जितनी बड़ी पार्टी बताते हैं बीजेपी को, क्या वाकई आपके पास नेताओं की कमी है जो 2 बाहर से बुलाने पड़ रहे हैं और फिर उनको टिकट देना पड़ रहा है? मोनिस अनवर साहब, आपको मालूम होना चाहिए जी, हमारे पास किसी को बुलाते नहीं है। हम लोग आगे चले जी, हम लोग बुलाते नहीं है। हमारा दरवाजा पॉलिटिकल पार्टी का खुला है।
वो आ रहा है, हम उसको वेलकम कर रहे हैं। हमारे पास जो भी आ सकता है, टीआरएस से आए, कांग्रेस से आए, जहां से भी आए, वो लोग अपनी विलिंगली आ रहे हैं। हम किसी को ला रहे नहीं, हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पास लाने की। लेकिन जब तक आपकी तरफ से कोई उनसे वादा नहीं किया जाएगा या कहें कि लालच नहीं दिया जाएगा, तब तक ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि जब आप उनको कोई बड़ा वादा करेंगे, बड़ा दावा करेंगे, तभी तो वो आपकी पार्टी में आएंगे। देखिए, वादा नहीं कर रहे, वो लोग वो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं हमारे पास, हम उनको समझ रहे हैं, तो खातिर है तो उनको टिकट दे रहे हैं। मतलब अगर इन दो नामों की अगर हम बात करें तो आपकी तरफ से 9 सीटों का ऐलान किया गया है। 4 एमपी जो आपके पहले थे वो तो पहले के तरह है, लेकिन बीबी पाटिल जहीराबाद और नागरकर्नूल से रामुलू के बेटे भरत को टिकट दिया गया है। क्या ये बीआरएस में तोड़ नहीं मानी जाएगी आपकी तरफ से? हम तोड़ रहे नहीं, हम जी वहां पास जो आ रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी को एक ऑप्शन मान रहे हैं बीआरएस के बड़े नेता? जी आगे ले लो, आगे ले लो। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को एक बड़ा ऑप्शन मानकर चल रहे हैं बीआरएस के नेता, और तेलंगाना जैसे राज्य में जहां बीआरएस 10 साल की हुकूमत कर चुकी है, थोड़े से अपोजिशन में आई, तो इस तरह का पाला बदलना? तो हुकूमत कैसी करे आवाम को मालूम है जी, इसलिए वहां के उनके पास के नेता जो है निकल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चुन रहे हैं, जो उनके लिए बीजेपी जो है दिख रही है, के लिए बीजेपी में आ रहे हैं लोग। ठीक है, मैं अशफाक साहब से एक सवाल ले लेता हूँ। अशफाक साहब, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्योंकि बीजेपी जो है 9 सीटों का ऐलान करती है, 2 जो है वो बीआरएस से शिफ्टेड नेता हैं जो कांग्रेस में आए हैं। मोनिस भाई जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि 9 सीटों का ऐलान हुआ, जिसमें 2 बीआरएस के नेता हैं। अभी हमारे भाई जो बता रहे थे बीजेपी के कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं, तो आपके दरवाजे तो सारे भ्रष्ट नेताओं के लिए खुले हैं। और जैसा आपने कहा कि बीआरएस की जो 10 साल की जो हुकूमत रही, वो हुकूमत में जो भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जो सो बचने के लिए ये अब देखिए कि भाई बीजेपी सारे भ्रष्ट नेताओं को ले रही है। एक तो पहले तो जैसा आपने कहा तेलंगाना में उनके पास जो सो कोई नेता नहीं है। अब जो नेताएं हैं जो भ्रष्टाचार में मुलविस थे, उन नेताओं को जो सो मौका दे रहे हैं और दरवाजे खुले हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई उनके पास नेता नहीं और सारे भ्रष्टाचार। अभी देखिए, हुकूमत तो 10 साल आपने की, और 10 साल की हुकूमत के बाद में आज देखिए कि जो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई लीडर नहीं है, आप कह रहे हैं कि 370 का आंकड़ा पार करेंगे, जबकि आपकी हालात साउथ में खराब है। साउथ में तो 10 सीट भी नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि जो सो बीजेपी के पास एक प्रचार करने का बहुत अच्छा जो सो टैलेंट है, तो वो प्रचार करके बता रहे हैं कि 370 आएंगे। रहा सवाल यहाँ पर जो 4 सीटों की बात अभी आपने की, तो उस लास्ट टाइम पर जो सीटें मिली थी वो इसीलिए मिली थी कि वहाँ की जो जनता, करीमनगर हो लीजिए या जहाँ के वहाँ के जो फार्मर्स के इश्यूज थे, उन इश्यूज को लेकर वहाँ के जो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने वहाँ की जनता से वायदा किया था कि जो आपके जैसा कि अगर हल्दी का इशू हो या दूसरे जो इशूज है फार्मर्स के, वो इशूज के ऊपर हम आपकी नुमाइंदगी सेंटर में करेंगे और आपके मसलों को हल करेंगे। तो वो सोच लेकर वहाँ पर 2-4 सीटें लास्ट इलेक्शन में मिली। इस बार मैं समझता हूँ कि शायद 1-2 सीटें भी अगर आ जाए तो बड़ी बात है बीजेपी के लिए तेलंगाना में। अशफाक साहब, क्या देखते हैं 1-2 सीट आते हैं। फरासत बाकरी साहब, पहला तो बड़ा इल्जाम है अशफाक साहब का, वो कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुला है। नहीं भाई, भ्रष्ट नेता के पास है जी। कौन से नेता को भ्रष्ट? जितने भ्रष्ट नेताओं पे आपने चार्जेस लगाए थे, वो सारे भ्रष्ट नेता भी आप देख रहे हैं नेशनल वाइड सारे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं अभी। जी जी जी, जो आप खुद बेहतर जानते हैं, जिन नेताओं को जो सो आपकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो सारे भ्रष्ट नेता आज चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या किसी भी स्टेट से हो, वो तो सारे जो सो आप ही का दरवाजा खटखटा रहे हैं सारे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है, हमारे पास कोई का लीडर को हम लोग आते हैं, उनको वेलकम करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, वाहिद पार्टी है जो सारे भ्रष्ट नेताओं को जमा करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। 370 का आंकड़ा तो पार नहीं होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो है ये ज़रूर जो सो बीजेपी की छवि खराब करेगी। और जनता बेहतर जानती है कि आने वाले इलेक्शन में जनता भी जानती है कि जो भ्रष्टाचार का नारा लेकर जो चले थे आज से 10 साल, आज देख रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी और सारे जो सो जितने भी जो दागदार नेता हैं वो सारे के सारे बीजेपी में मौजूद हैं। अब वो दागदार बीजेपी मौजूद है बोलो या कांग्रेस मौजूद है बोलो, तो वक्त बताएगा कौन दागदार है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम समय रह गया है, अभी तो बस महीना 1.5 महीना ही बचा है इलेक्शन के लिए। जी जी,
लेकिन अगर हम बात करें फिरासत बाकरी साहब, राहुल गांधी के भी यहाँ से चुनाव लड़ने का लेकर बात हो रही है। राहुल गांधी जो है वो तेलंगाना से चुनाव लड़ सकते हैं और वायनाड सीट जो है वो छोड़ सकते हैं। केरल की वायनाड सीट पे उन्होंने सीपीआई में से एक एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि इसके चलते राहुल गांधी के तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें भी आ रही हैं फिरासत बाकरी साहब, और चर्चा है कि तेलंगाना के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य में 17 लोकसभा सीटों में से किसी एक में चुनाव लड़ाने के लिए वकालत कर रहे हैं। और सूत्रों ने कहा है कि राज्य में नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी इच्छा बता दी है और पार्टी नेतृत्व इसे सैद्धांतिक रूप से कबूल भी कर लिया है। तो खबर है कि अगर माना जाए तो राहुल गांधी जो है अमेठी के अलावा भी खम्मम या भुवनगिरी से अपना चुनाव लड़ सकते हैं। कैसे मोनी साहब यूपी में 70 खाते में है। से एक सीट जो है हमारी सोनिया गांधी की थी वो भी हमारे पास आ जाएगी। राहुल गांधी का मामला खराब है, से भी खराब है, तो लिहाजा देखेंगे। आप कैसे देखते हैं? अगर अशफाक साहब, ये बड़ा सवाल है क्योंकि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के तेलंगाना से लड़ने के चर्चे हैं। पहले सोनिया गांधी की बात चल रही थी, कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वो राज्यसभा बन गई राजस्थान से। तो मतलब अब क्लियर है कि सोनिया गांधी तो चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं, वो तो 6 साल की राज्यसभा चली गई। अशफाक साहब, क्या वाकई राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं, और वो अगर जो सो यहाँ से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने, यहाँ की जो स्टेट बॉडी ने उनको जो सो कहा है कि अगर आप यहाँ से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो बेनिफिट भी मिलेगा और यहाँ स्टेट के लिए भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश हमने अपनी तरफ से सुझाव रखा है, और राहुल जी का अपना जो सो फैसला रहेगा कि वो चाहे तेलंगाना से लड़ें या वायनाड से लड़ें, या फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो देश के बड़े नेता हैं जी, और वो चाहे तो किसी भी स्टेट से लड़ सकते हैं। हर स्टेट इच्छा जाहिर करती है कि राहुल जी जैसा नेता उनके जो सो स्टेट का जो सो पार्लियामेंट का नेतृत्व करे। तो अब वो डिसाइड करेंगे कि वो तेलंगाना से लड़ेंगे या फिर जो सो अपनी जो सीट है अमेठी की वहाँ से लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश से। जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है अशफाक साहब कि पहले हम देखते हैं कि अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा और आज तक अमेठी और रायबरेली जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही हैं। हालात कुछ भी हो, सरकार किसी की भी हो, ये सीटें कभी भी कांग्रेस नहीं हारी। लेकिन पिछले साल 2019 में अमेठी से जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, वो उनको चुनाव हरा देती हैं, राहुल गांधी को वायनाड जाने पर मजबूर कर देती हैं। 2-2 सीटों से राहुल गांधी लड़ते हैं, यानी कि आपकी जो 2 सीटें थी यूपी में जो वाकई कभी आपका गढ़ मानी जाती थी वो चली गई। दूसरी वाली रायबरेली, क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं अगर राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं तो, या आप वाकई गिव अप कर चुके हैं उत्तर प्रदेश से पूरी तरह? नहीं, गिव अप नहीं। आने वाला आप टाइम देखेंगे इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जहाँ तक राहुल गांधी जी की सीट का सवाल था कि राहुल जी ने जब वायनाड और जो सो अमेठी से लड़ने का जब विचार मन बनाया था तो उससे पहले मतलब जनता को देखिए, स्मृति ईरानी जो अभी मंत्री हैं वहाँ पर केंद्र में, उन्होंने इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा था और वहाँ पर वो हारी थी वो, उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ी वो। तो जब राहुल जी 2 जगह से लड़ रहे थे तो वहाँ जनता के मन में ये विचार था कि अगर शायद राहुल जी 2 जगह से जीतते हैं तो एक ना एक सीट वो गिव अप करेंगे, छोड़ेंगे ही। तो अगर वो वायनाड से लड़ रहे हैं तो वायनाड की रखेंगे, तो फिर यहाँ की जो अमेठी की छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता का ये मन था कि जिन्होंने राहुल जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए डेवलपमेंट नहीं हो रहा बल्कि अमेठी में, हम इनको भी मौका देंगे। तो जनता ने बीजेपी को मौका दिया, स्मृति ईरानी को मौका दिया। इस बार मैं समझता हूं कि वो अपनी ज़मानत बचा लें तो बड़ी बात होगी, क्योंकि जितना स्मृति ईरानी महंगाई पे बात करते हुए आई पिछले जब वो अपोजिशन में थी और आज महंगाई हम देख रहे हैं, तो जनता जानती है कि उनको कहां पर जो सो बिठाना है। और रहा सवाल रायबरेली का, तो रायबरेली में जैसा कि आप जानते हैं कि सोनिया जी ने लोकसभा में काफ़ी टाइम तक जो सो अपना जो सो कंटिन्यूसली जो सो मेंबर रही हैं। तो आज हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी कुछ जो सो है, तो वो चाहते हैं कि राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में भी हमको चाहिए कि एक अच्छी तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन हो राज्यसभा में, तो सोनिया जी को वहाँ पे राजस्थान से जो सो रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा गया है। तो हम दोनों अमेठी और रायबरेली, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में खुद बहुत अच्छा जो सो परफॉर्मेंस रहेगा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन हम बात करें थोड़ा सा अब चुनाव से हटकर, अगर मैं पहले फिरासत बाकरी से सवाल ले लेता हूँ फिर आपके पास आऊँगा। फिरासत बाकरी साहब, ज्ञान वापिका मस्जिद का फैसला आता है और फैसला ये आता है कि एक जज बिल्कुल अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले एक बड़ा फैसला सुना देते हैं। और वो बड़ा फैसला ये होता है
कि वहां पर जो तहखाना था ज्ञानवापी मस्जिद का, वहां पर जो है पूजा करने की इजाज़त दे दी जाती है और उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद अब उनको अचानक से एक लिफाफा पहुंचता है, उनको एक लेटर मिलता है और उस लेटर में उनको एक यूनिवर्सिटी का लोकपाल बनाया जाता है। यूनिवर्सिटी का नाम है, बता दें आपको, आप अगर जज का नाम मैं पहले आपको बता दूं, जज का नाम था A.K. विश्वेश और उनको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में लोकपाल नियुक्त किया गया है। क्या ये वाकई इस तरह के फैसले एक सवाल पैदा नहीं करते फिरासत बाकरी साहब? क्योंकि अगर हम बात करें, पहले जो है बाबरी मस्जिद का एक फैसला सुनाया जाता है, बाबरी मस्जिद का फैसला और राम मंदिर के पक्ष में वो जाता है, वहां पर राम मंदिर बन जाता है। जो CJI थे उनको इनाम मिला, उनको राज्यसभा भेजा गया बीजेपी की तरफ से। अब जो है एक जज जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, वो रिटायर होते हैं, रिटायर होने से पहले इस तरह का फैसला सुनाते हैं और उनको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में लोकपाल नियुक्त किया गया। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो मैटर ऑफ जुडिशरी है वो मैटर ऑफ जुडिशरी को हमको दोनों क्लब नहीं कर सकते। उन्होंने जो फैसला दिए हैं, फैसला क्या दिए हैं, मैटर ऑफ जुडिशरी है, वो फैसला मैं देखा नहीं। अब जो है वो जज नहीं रहे हैं, अब वो लोकपाल बन गए हैं यूनिवर्सिटी के। जी, तो अब क्या कहना चाहेंगे कि वाकई एक इनाम नहीं है ये? एक जज जिसको अभी रिटायरमेंट का हुए भी टाइम नहीं हुआ है, उनको रिटायरमेंट का भी कुछ वो मजा भी नहीं ले पाए, अपनी फैमिली को इतने सही से टाइम भी नहीं दे पाए कि उनको जो है शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी का लोकपाल बना दिया जाता है। देखिए मोनी साहब, जो मैटर ऑफ कोर्ट था उसका जो रिटायरमेंट के बाद हम उस पर बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सवाल नहीं कर रहे हैं। वो वाला फैसला जो आया वो सबने माना, वहां पर पूजा हो रही है, लगातार हो रही है, उसी दिन से हो रही है जिस दिन से उन्होंने फैसला सुनाया। हम कतई इस चीज के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम फैसला, अब बात जो है वो कहीं ना कहीं इसलिए उठ जाती है कि अब जो है उनको एकदम से लोकपाल नियुक्त कर दिया जाता है। इधर CJI रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी राज्यसभा भेज दिया जाता है। क्या ये वाकई बीजेपी के फैसलों पर सवाल नहीं उठता था? ये पॉलिटिकल सवाल है, आपकी पार्टी पर सवाल है। देखिए, कि पार्टी पर सवाल करना है तो पार्टी पर सवाल कौन कर सकता है? किसको क्या पता है क्या जजमेंट दिया और क्या करे? जी, लेकिन चलिए ठीक है अशफाक साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछ लेता हूं। एक पूरी मेरा सवाल आपने सुना, मैं फिर से दोहराता हूं अपना सवाल। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं वो फैसला सुनाते हैं, बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर वाला मामला था, वो फैसला जो उन्होंने सुनाया हम उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन उसके फौरन रिटायरमेंट के बाद उनको जज से राज्यसभा बना दिया जाता है जैसे वो रिटायरमेंट लेते हैं। और वही वो जज थे जिन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाया था, आपको याद होगा, वो कई सारे जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ से मामला वो राज्यसभा भेज दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी अब आस्था की बुनियाद पर फैसला सुनाते हैं, उस फैसले पर हमारा कोई सवाल नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने सुनाया, वहां पर पूजा करने की इजाजत दी, प्रशासन ने रातों रात पूजा करा दी, वहां पे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब फिर उनको बीजेपी की तरफ से इनाम दिया जाता है यूनिवर्सिटी का लोकपाल बनाकर। देखिए, जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल हो, राम जन्मभूमि का या फिर ज्ञानवापी मस्जिद का, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए कि जुडिशरी जो है वो दबाव में है, हुकूमत की, गवर्नमेंट के दबाव में है। और ऐसे फैसले देकर यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर तो ये सोच लिया जाए कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया वो तो हम, जैसे आपने कहा कि हमको मतलब जो जुडिशरी उसके फैसले पे हमको कोई सवाल नहीं है। क्या अगर जो सो आज जो बीजेपी है, अगर यही फैसला बाबरी मस्जिद के जो सो फेवर में आता तो क्या बीजेपी उस खामोश रहती? लेकिन जनता ने, चाहे वो देश के मुसलमान हो या फिर जो सो हमारी जो अक्सरियत हो, उन्होंने कोर्ट के फैसले को माना। और जैसा ज्ञानवापी का जो इशू है, क्योंकि आपने देखा है कि राम जन्मभूमि का इशू अभी ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर जो सो एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसका इनाग्रेशन एक जो सो 5 स्टार टाइप का जो सो बड़े बड़े जो सो लीडरों को उनको बड़े बड़े जो सो बिजनेसमैनों को बुलाकर, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर किया गया। अभी आपने सब मीडिया में देखा है। तो अभी उनके पास जो है देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो नहीं है इनके पास। सिर्फ जो सो मुद्दा अगर कुछ रह जाता है तो मंदिर या मस्जिद का मुद्दा रह जाता है, क्योंकि राम जन्मभूमि पे जो ये क्रेडिट लेना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको रिवर्स पड़ा है और ये जानते हैं कि उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा इस बार। तो ये जो ज्ञानवापी का इशू लाकर ये कहीं ना कहीं जो राजनीति है, ये नफरत की राजनीति है। मैं बीजेपी के जितने लीडर्स हैं उनसे यही कहूँगा कि देश नफरत से नहीं
मोहब्बत से चलता है, और इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको बार बार लाकर जनता के जो मेन इश्यूज हैं। लेकिन अशफाक खान साहब, बड़ा सवाल ये उठता है, हम अगर बात करें तो ठीक है ये लेकिन सवाल ये भी है ना कि आखिर कब तक जो है ये राम मंदिर और मस्जिद की ये जो सियासत है वो चलती रहेगी? क्यों डेवलपमेंट पर लेकर बात नहीं होती है? हाँ, यही तो मुद्दा है। ये मुद्दा देखिए, जो सरकार अभी पिछले 10 साल से रूलिंग में है, हाँ, ये उनका जो सो काम था, ये मंदिर के नाम पर वोट लेते देखिए 10 साल हुकूमत में आ गए और वो इशू खत्म भी हो गया है। हम सब ने, हिंदुस्तान की जनता ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो फैसला आया उस फैसले को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद तो डेवलपमेंट ये हुकूमत में भी आ गए। वो राम 80 करोड़ जो जनता है, जो राम के चाहने वाले हैं, उनको जो सो आज जो तकलीफ़ें पेश आ रही हैं, जहाँ पर देखिए आपके बेरोज़गारी देखिए, किसानों का मसला देखिए, एजुकेशन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, कहाँ पर आप बताइए कि 10 साल में बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार बोलने वाली जो गवर्नमेंट है, आज उस गवर्नमेंट में जो देश का हाल है, 80% जो सो देश दूसरों के हाथों में गिरवी हो गया है। कि आप देखिए कि हमारे जो डेप्थ है वो 80% से ज़्यादा हो गए हैं। और फिर आज भी हम देख रहे हैं कि वही बात की जा रही है। राम मंदिर से हटते हैं तो ज्ञानवापी पे आते हैं, ज्ञानवापी से हटते हैं तो किसी और इशू पे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। हमने जनता ने मौका दिया बीजेपी को कि भाई वो 10 हुकूमत करें, और जैसा उन्होंने कहा था, बीजेपी को जो हुकूमत मिली वो बीजेपी को जो राम मंदिर के उस पर नहीं मिली। उन्होंने जो वायदे किए थे जनता से कि महंगाई जो कांग्रेस के पीरियड में बढ़ चुकी थी, हम उस महंगाई को ख़त्म करेंगे, हम काला धन लाएंगे, ऐसे कितने वादे थे जिनको लेकर आगे बढ़े। और एक वायदा भी आप बता दीजिए कि पूरा हुआ। आज जो देश की स्थिति है वो इतनी ख़राब है। आप खाली मीडिया के ज़रिए अगर जो सो बताते हैं कि भाई जो सो ये तरक्की हो गई, वो तरक्की हो गई, तो हाल तो आप गाँवों में जाकर देखिए, आप एक एक जो सो एरिया में फिर कर देखिए, आप एक एक स्टेट के हालात देखिए। तो ये सिर्फ बीजेपी का है, इनको कहीं पर भी जो सो डेवलपमेंट नहीं, बस सिर्फ जो सो सरकार चलाना, सरकार किस तरीके से सत्ता हासिल करे, बस उनका मंशा वही है। फरासत बाकरी साहब, बड़ा इल्जाम है आप पे। नहीं, बड़ा इल्जाम इसलिए है फरासत बाकरी साहब, अगर हम देखें वाकई 2014 में हर पेट्रोल पंप पर, हर जगह और जगह इतने फोटो दिखते थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, आपने 15 लाख रुपए का वादा किया था। उसके अलावा और बहुत सारे वादे जो वाकई सिर्फ वादे बन के रह गए। फरासत बाकरी साहब, वादे नहीं बन के रह गए। 5वां बड़ा जो है इकोनॉमिक शहर कंट्री बनने जा रहा है। और कहाँ पर सारा पेपर पर ही है, वो पेपर पर ही है सारा। वो कहाँ पर है बताइए आप? अभी किसान 2 दिन पहले जो सो किसानों को रोकने की कोशिश की गई। आप देखिए, आप जो देश को अन्न देते हैं उनको, अभी अगर आप जो वीडियोस देख रहे हैं, जो वीडियोस आए हैं, जो ऑर्डर्स जो ऑफिशियल थे किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए दिए गए थे, वो ऑर्डर्स को देखिए। कहाँ पर जो बात कर रहे हैं आप? कहाँ पर जिस देश में किसानों को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, वो देश को आप कहाँ पर जो 5th पोजीशन में ले जाने की बात कर रहे हैं आप? जी, आज हमारे पास एक हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता भी बात करता है। जी, अरे सर, पार्टी के कार्यकर्ता के बात करने से देश नहीं चलेगा ना। देश चलाने के लिए तो जो पॉलिसीज बनाई है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर लिए। जो वायदे आपने किए थे कि महंगाई को ख़त्म करेंगे, आज 1100 रुपये, 950 रुपये का सिलेंडर आप दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई जो तो देश तरक्की कर रहा है, 5th पोजीशन। यहाँ की जो जनता है, उन गरीब जनता के बारे में सोचिए आप क्या कर रही है। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में हम आपको हमारा जो टारगेट है वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। नहीं, ठीक है, आप तीसरी बार भी सरकार बनाइए, उससे सवाल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब तो 10 साल आप सरकार में हो गए हैं, तो वो जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे ही उसको माना जाए बस? आज स्मार्ट सिटी की आपकी तरफ से कोई बात नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर के जितने वादे थे पूरे वादे पूरे हुए, वादे पूरे करते। ठीक है, मैं अशफाक साहब एक सवाल आपसे ले लेता हूं। मैं देखते हैं हम क्या देख रहे हैं कि अभी तक जो है आपकी तरफ से भी सीटों के ऐलान में देरी हो रही है। यही ऐलान में देरी कहीं ना कहीं बीआरएस की तरफ से भी देखने को मिल रही है। क्या बीआरएस, बीजेपी का तो कोटा एक तरह से पूरा हो गया, उन्होंने तो काफ़ी सीटों का ऐलान कर दिया, 9 सीटों का लगभग ऐलान किया है, अभी भी लगभग 8 सीटों का ऐलान बाकी है। क्या आपकी तरफ से भी इस तरह का कोई इंतजार किया जा रहा है कि बीआरएस के और कुछ बड़े लीडर आ जाएं तो हम भी जो है उनको टिकट दे दिया जाए?
ये जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जो 9 सीटें उन्होंने डिक्लेयर की हैं, अब देखिए इनके पास तो कैंडिडेट बचे नहीं हैं, तो जो आता है बस दे दे के इनकी जो यहाँ तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं, तो तेलंगाना में बस जो भी मिल जाए भाई हमारे पार्टी से कॉन्टेस्ट कर लीजिए, हमारी जो सीट है उसको फुलफिल करना है। हमको पता है कि तेलंगाना की जनता जो है वो बहुत जो सो समझदार जनता है, इनको सीट नहीं आएंगी। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी, जितने कॉन्स्टिट्यूंसी तेलंगाना के, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सो बड़े नेता हैं जिनकी जो सो अच्छी छवि जो सो तेलंगाना में है, उनमें से किसी, क्योंकि यहाँ पर एक जो सो एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ पर जो 2-3 नाम होते हैं, वो नामों को जो सो AICC अप्रूव, उसमें से एक नाम को AICC अप्रूव करती है, तो कहीं ना कहीं जो सो ये जो प्रक्रिया है जो सीट सेलेक्ट करने की कैंडिडेट्स की, वो चल रही है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते 10 दिन में हमारे भी कैंडिडेट जो सो डिक्लेयर हो जाएंगे। क्या BRS के में टिकट में वितरण की देरी का क्या माना जाए? ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास तो अभी वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन BRS में क्या वो जो भगदड़ मची है कहीं ना कहीं वो BRS को परेशान किए हुए है? जी देखिए, BRS का 2 दिन पहले का न्यूज़ था कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो CAG की जो रिपोर्ट है कि फंड्स का जो मिसयूज हुआ है, और उसके बाद में आप देखते हैं कि जनता ने BRS को नकार दिया तेलंगाना में। अब ये पार्लियामेंट के लिए जब जाएंगे तो जनता तो यही है जो 1.5 महीना पहले जो कांग्रेस को जो सत्ता में ले आई है, तो इनके नेता जानते हैं कि अगर हम कॉन्टेस्ट करते भी हैं तो हम यहाँ पर हमारी जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि जो KCR के जो वायदे थे, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के जो वायदे हैं उसी तरीके से KCR के वायदे थे, ना उन्होंने पूरे किए ना इन्होंने पूरे किए। तो अब यहाँ पर जनता देख रही है कि जो BRS दो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ, उस घोटाले के बाद में इनके जो नेता हैं, ये नेता कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो हमको जनता जो सो अपना जो समर्थन है वो नहीं देगी। अब जो बचे हुए जो करप्ट जो नेता, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनके लिए जो दरवाज़ा खुला है वो तो जा ही रहे हैं और वहाँ से टिकट ला ही रहे हैं बीजेपी से। लेकिन बीबी पाटिल जैसा नेता जाना जहीराबाद से और नागर कुर्नूल से रामुलू, क्या वाकई उन्होंने कांग्रेस से बात करने की कोशिश नहीं की, या आपके पास भी मैसेज आया था पहले? नहीं देखिए, कांग्रेस में जैसा आपसे बताया कि हमारे अपने जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहीराबाद रहने दीजिए या फिर नागर कुर्नूल रहने दीजिए, हमारे यहाँ पर जो सो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, पिछले 25-25 साल 30-30 साल का उनका एक्सपीरियंस, भले ही उनको एक बार जो सो जनता ने उनको जो सो वोट नहीं दिया, वो अपने जो सो सीटों पर हारे भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो नेता हैं वो नेता मौजूद हैं और उन्हीं में से किसी को दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि बीजेपी एक जो सो ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, यहाँ पर तेलंगाना में तो उनकी जो लास्ट वायदों पर 3-4 सीट आए थे, सिकंदराबाद तो हमेशा से जीतते हैं, 3 बढ़कर आए थे। मैं समझता हूँ कि इस बार जो उन्होंने वहाँ पर जो लोगों को जो झूठे वायदे कर जो वहाँ की जो जनता थी उनको जो लुभाया था, उस वो तो जनता देख रही, ना तो जो सो कोई तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए कोई बात करे पार्लियामेंट में, ना कोई स्पेशल कोई फंड्स वहाँ से लाए। अब रहा सवाल जो सो 2-3 सीटें बची हैं वो भी नहीं आएंगी, और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी लीडर्स हैं TRS के लिए बीजेपी, और मैं समझता हूँ कि शायद हो ये भी कोई बात नहीं है कि अगर बीजेपी की अगर सरकार बनती है किसी वजह से, अगर 3rd टर्म बनती है, तो ये शायद हो सकता है कि KCR खुद भी उनके समर्थन के लिए चले जाएं। फरासत बागरी साहब, 2 सवाल हैं मेरे। पहला तो क्या वाकई अगर KCR से कोई बात चल रही है क्या गठबंधन को लेकर, क्या इसी वजह से 8 सीटों का ऐलान नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से? हमारे पास किसी गठबंधन की बात नहीं चल रही है, ऑलरेडी है क्योंकि इलेक्शन लड़ेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, दूसरा सवाल, क्या मजबूरी है कि T राजा सिंह जैसे नेता को तेलंगाना का प्रभारी बनाया जाता है, जो एक विधायक हैं, उनसे जो है लोकसभा चुनाव में उनको प्रभारी बनाया जाता है? क्या वाकई सिर्फ हिंदू वोट को एक साइड करने की एक कहानी नहीं है? वैसा नहीं है भाई, वो ऑलरेडी लोकल नहीं, ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो आप भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए थे, मैं भी आपसे ये सवाल पूछ रहा था, और सवाल ये था कि क्या वाकई T राजा सिंह को बीजेपी टिकट देगी? इस पे सवाल पे आपने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीजेपी जो है वो राजा सिंह को टिकट दे दे, क्योंकि उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अब वो सस्पेंड से सीधा वापस आते हैं, वापस आने के बाद विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद ही सीधा जो है अब उनको इतना बड़ा चुनाव का प्रभारी बना दिया जाता है। पेंशन तो रिवोक हो गया ना मोदी जी, ठीक है, अब तो वो रिवोक हो गया, उस चीज को हम मना नहीं कर रहे हैं, वो विधायक भी बन गए हैं आपकी पार्टी के, इस चीज से भी इनकार नहीं है, लेकिन प्रभारी बनाए जाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या वही जो जिस तरह के वो बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं? नहीं, प्रभारी बनाए जाने कुछ भी नहीं होता है, जो पार्टी के सिस्टम के मुताबिक
एमएलए है उसको दिया क्या हमारी हैदराबाद? मतलब आपके पास कोई और बड़ा नेता नहीं है? हैदराबाद के अंदर कौन है? मैं वही पूछ रहा हूं, क्या आपके पास कोई और बड़ा नेता नहीं है हैदराबाद में? नहीं नहीं है भाई, तो देने में इसको क्या प्रॉब्लम? माधवी लता को कैसा उम्मीदवार मान रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद सीट से? माधवी दत्ता स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हैदराबाद पार्लियामेंट जी। और उसकी जो आपके शहर के सातों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे यतीम बच्चों के लिए हो, तो सर्विसेज है। पब्लिक चाहेगी तो उसको वोट देगी और जिता के। ठीक है अशफाक साहब, मैं आपसे भी ये सवाल पूछ लेता हूँ, माधवी लता वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपने किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। खबर इस तरह भी आ रही थी कि जो मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान साहब हैं, उनसे आपकी बात चल रही है उस सीट को लेकर। क्या सही खबरें हैं? क्या वाकई अमजदुल्ला खान साहब को जो इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार बनाया जा सकता है हैदराबाद सीट से? इनर कंसेंस चल रहा है कि देखिए, इंडिया अलायंस बनाने का मकसद ये था कि जिस तरीके से जिस देश को यानी कि बांटने की कोशिश की जाए, उसको एक जगह करने के लिए ये अलायंस बनाया गया। अब उसके बाद में अगर हम जब हैदराबाद पार्लियामेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो प्रोसेस था वो प्रोसेस पूरा हुआ और हैदराबाद से हमारे पार्टी के कई नेताओं ने अपनी जो सो ख्वाहिश जाहिर की है कि वो हैदराबाद पार्लियामेंट से कॉन्टेस्ट करेंगे। और ऐसा भी जो सो जैसा आपने कहा कि कोशिश ये भी कि अगर इंडिया अलायंस में एमबीटी शामिल होती है तो उन लोगों ने भी पेशकश किया है कि अगर हम हिस्सा बनते हैं तो हम इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट के तौर पे लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि लास्ट टाइम एमबीटी ने याकूतपुरी में अच्छी फाइट दी जी। तो कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि मतलब पार्टी का डिसीजन होगा कि फाइनली मतलब कांग्रेस का अपना कैंडिडेट लड़ेगा। कांग्रेस में ये भी बात रही कि हमारी जो कैडर ने कहा कि सर हम जब रोलिंग में नहीं थे उस बार हमने जो सो खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, आज तो हमारी सरकार है, अगर हम अपना कैंडिडेट खुद लड़ाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन एट द एंड जो डिसीजन है वो हमारी जो आला कमान है, जो दिल्ली से जो हमारा जो कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई कौन कैंडिडेट हो, या तो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हो या ये फिर जो सो हमारा अपना कैंडिडेट हो। रहा सवाल जो कैंडिडेट्स यहाँ पे 9 जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं, उसमें एक हैदराबाद की भी महिला है, वो मतलब कॉर्पोरेट बिजनेस की जो सो कोई हॉस्पिटल की हाँ उनका नाम जो सो कल मैंने भी देखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब हैदराबाद की बात करते फिर मैं अगर फिर बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आप 9 सीटें जो सो डिक्लेयर करते हैं, 9 में एक मुसलमान का नाम नहीं आता है। आप यहाँ पर किसके विकास की किसके साथ की बात कर रहे हैं? आप आपके 100 चिल्लर जो नाम है उसमें जो सो कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट का। भाई हमारे बीजेपी के इतने अच्छे जो सो नेता हैं, चाहे तो इनको भी जो सो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लड़ा दे के, क्योंकि आप देखते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट का जो वो है एक 70% वोट जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ से जो सो हैं और 30% वोट जो तो ये कहीं ना कहीं ए टीम और बी टीम वाली जो कहानी है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं जैसे उसको सपोर्ट करती है। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस अपना नेता लेकर कॉन्टेस्ट करती है तो जो हमारे जो नॉन मुस्लिम वोट्स है, उन नॉन मुस्लिम वोट्स को किस तरीके से डिवाइड करने के लिए अभी ये बेचारी आई हैं, तो पता नहीं। भाई तो कह रहे हैं कि मजबूत नेता है, देखते हैं कि हैदराबाद की जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पे कितना काम करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इनका जो हैदराबाद वीक है, रहा राजा सिंह का सवाल, जैसा आप मैंने कह रहा हूं कि राजा सिंह को यहाँ पर जो सो बनाने का जो मंशा था कि वो बहुत अच्छी जो सो ज़बान से आग उगलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन और यहाँ पर जो सो यही पॉलिटिक्स करने की बीजेपी की कोशिश है। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद तेलंगाना से हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ हैदराबाद में, तो मैं जानता हूँ कि हमारे स्टेट की आवाम बहुत सुलझी हुई है, बहुत सोच कर फैसला लेती है। और तेलंगाना में यही जो सो देखने को मिलेगा आपको कि इस बार कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीतेगी और यहीं पर नहीं बल्कि सेंटर में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हुकूमत है, जो आवाम विरोधी हुकूमत, ये हुकूमत बदले और जो आवाम के हित में जो हुकूमत आए हैं वो हुकूमत जो सो बने। फरासत बाकरी साहब, सवाल सीधा आपसे है कि किस तरह से इस सारे चुनाव को आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने 2 और चुनावी गारंटी लागू कर दी है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अपने 2 चुनावी गारंटी जो लागू की हैं उसमें 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की बात कही जा रही है। उसमें किस तरह से आप इसको देखते हैं फरासत बाकरी साहब? क्या जो चुनावी गारंटी है जो पूरा करना है वो उसका फायदा कांग्रेस को होगा? साहब, अगर आपके पास कांग्रेस बनाओ किए जो मैनिफेस्टो में
और अब तो है जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आप मान रहे आप हैं बोले 200 यूनिट जी, दो फ्री देंगे, सो व्हाइट राशन कार्ड, गैस का सिलेंडर पास, अब बोल रहे हैं कि व्हाइट राशन कार्ड वाला। ये ड्यूल सिस्टम क्यों भाई? इलेक्शन से पहले एक बात, इलेक्शन के बाद एक बात। और आप बोल रहे हैं कि जो है हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है बोल के आप जो अब्दुल्ला खालिद जो है इंडिया आलम का कैंडिडेट बना के दे रहे हैं। हाँ, हमारे पास तो कैंडिडेट है, बाहर के लोग आपने मेरी बात को शायद पूरा सुना नहीं है। मैंने ये कहा कि हमारे अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स खुद हैं, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अगर एमबीटी को इंडिया अलायंस में लेते हैं तो वो अपने जो सो ख्वाहिश जाहिर करेंगे, वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बन के लड़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो अभी 9 कैंडिडेट तो हमारे यहाँ पर जो सो ऑलरेडी हमारा वो दे चुके हैं वो लोग कि हम कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, और बड़े बड़े नेता भी हैं जो सो। अगर बेहतर होता कि आप जैसे किसी नेता को जो सो बीजेपी टिकट देकर पार्लियामेंट का लड़ाती तो शायद बहुत अच्छे होता। मोदी साहब, मैं मरद ने मेरा भाई मरद बोल के पुराने शहर में लड़ाते, लड़ो ना भाई आप लोग। हम लड़ ही रहे हैं, हम हैदराबाद में लड़ ही रहे हैं। उनका कहना है फिरासत बाकरी साहब के हमारे जो है कैंडिडेट हैं और लगभग 9 कैंडिडेट ने उसके लिए अपना नाम भी दिया है, अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन अभी ये चीजें फिर क्यों अमजदुल्ला खान में जा रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत अगर वो आते हैं तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। सर, इंडिया गठबंधन बाकी कहाँ रहा ये पूछिए पहले उनसे। हाँ, इंडिया गठबंधन में कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है बताइए। नहीं, अक्सर ऐसा होता रहा है, कई मर्तबा हुआ है। अगर हम देखें तो बहुत सारे गठबंधन में जो है पहले चुनाव लड़े गए हैं, उसके बाद में अपना नेता का अनाउंस किया गया है। कैसा है, हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेस करेक्शन लड़ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं अब की बार 400 पार, मोदी सरकार। हाँ, से चैलेंज करके आए थे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये 400 पार का नारा जो है वो विपक्ष मुक्त भारत बनाने का है? क्योंकि विपक्ष नहीं रहेगा तो कोई आवाज नहीं उठाएगा आपकी सरकार के खिलाफ। आवाम जो चाहती है वो होता है सर। आवाम चाहती है अगर मुक्त कांग्रेस हो तो 100% हो जाए। ठीक है सर, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। 400 पार नहीं, आप 200 पे सिमटेंगे, और ये खाली जुमले हैं। जैसा आपने वायदे किए जनता से, जुमले रहे वो भी, ये भी 400 की बात कर रहे हैं। 200 150 के करीब सीटें तो यहाँ पर साउथ में आपकी जो है वो आप खुद हिसाब डाल लीजिए, और इस बार साउथ के अंदर 10 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे तो वहाँ पर 400 कहाँ से लाएंगे आप? तो 200 के अंदर निपट जाएंगे आप। आपने अच्छा मशवरा दिया, 200 भी नहीं आ रहे बोल, 200 के अंदर निपट जाएंगे। और इस बार जो तो जनता की सरकार होगी, मोदी सरकार नहीं। मोदी तो जो एक ऐसा नाम हो गया है कि बस जनता की जो यानी कि विरोधी जितने बातें हैं वो सारी जो सो मोदी जी से ही जुड़ जाती हैं। लेकिन इस तीसरी बार होगी जनता की सरकार। ठीक है, देखते हैं, वो भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम वक्त है, बहुत ही कम वक्त है। आप भी देखेंगे, जनता भी देख रही है। अब जी फिरासत बाकरी साहब, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। मेरे पास वक्त बहुत है, आने वाले और 5 साल भी वक्त ही रहेगा आपके पास, क्योंकि आप लोग बैठेंगे घर पर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल और वक्त रहेगा आपके पास, क्योंकि आप घर बैठ जाएंगे 5 साल के लिए। अब बैठेंगे या किसी बैठेंगे देखना वक्त बताएगा, अपनी बताएगी, वक्त ने बताएगी। ठीक है, अशफाक साहब, जीएचएमसी की डेप्यूटी मेयर श्रीलता शोभान रेड्डी ने कांग्रेस ज्वाइन की, और अभी इस तरह से एक जीएचएमसी की डेप्यूटी मेयर का आना, क्या वाकई उनसे भी कोई एमपी टिकट की दावेदारी के लिए कहा गया है? ये कुछ बड़ा वादा किया गया है उनसे? जी नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी कई नेताओं ने बीआरएस के कांग्रेस से टच में आए हैं जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को इस बात पर जैसे पार्टी में लेना नहीं समझा कि अगर आप कुछ पोस्ट देंगे तो हम आपकी पार्टी में आएंगे। अगर आप सेवा करने का जो जज्बा रखते हैं, अभी आपके पंतु श्रेणी जो एक्स मेयर थे उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन किया, और ऐसे कई नेता हैं जो बीआरएस से आ रहे हैं। और हम देखते भी हैं कि मतलब जैसा कि मैं अगर ये कह दूं कि बीजेपी के अंदर जाने वाले भ्रष्ट नेता हैं तो कांग्रेस में भी कुछ नेता आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी ये देखकर मतलब उनका जो वर्क रहा है उसको देखकर, और आगे भी मतलब किसी पोजीशन के लालच में या फिर अगर उनके ऊपर कुछ जैसे कार्रवाई से बचने के लिए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो सोच लेके आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है, राहुल जी ने बार बार कहा है
कि हमको जो कांग्रेस में जो भ्रष्टाचारी भी है उनको भी निकालना है और भ्रष्ट नेताओं से ही बचना है। जहाँ तक ये आई हैं तो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट की सोच रख कर आई हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 6 गारंटीज़ का वायदा किया था, उसके बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन थे, क्योंकि वहाँ जब बीआरएस थी, बीआरएस के अंदर किसी की बात सुनी नहीं जाती थी, बस ये होता था कि भाई केसीआर बोल दे या केटीआर बोल दें, हरीश राव बोल दें, तो कहीं ना कहीं ये 4 जनों के बीच में जो उनका जो वो था, वहाँ पर जो उनको सफोकेशन एक मानों में ये था कि बीआरएस के जो नेता थे वो 4 जनों के बीच ही में उनकी जो पॉलिटिक्स रह गई थी। कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद वो यहाँ से भी जो जनता की सेवा करने के लिए। एक सवाल का जवाब मैं फिरासत बाकरी साहब से भी चाहूंगा और आपसे भी चाहूंगा। ये सफोकेशन वर्ड का आपने यूज करा, ये सफोकेशन तब क्यों नहीं होती किसी भी नेता को कि जब पार्टी सरकार में रहती है? ये सफोकेशन अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है कि जहां वो अपनी जो है मतलब थोड़ी सी सीट गंवाते हैं या सरकार से हटते हैं और उनको सफोकेशन होने लगती है कई नेताओं को? क्या इस सफोकेशन पावर की तो नहीं है? मतलब ये ठीक है, पर राजनीति से प्रेरित सवाल नहीं है, मैं आपसे ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल होता यही है कि देखिए, आप अगर जहाँ पर चंद नेता होते हैं जो मतलब पार्टी चले गई है तो हमको फिर पावर चाहिए, तो फिर पावर के लिए भागते हैं। हाँ, चंद पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि भाई देखिए हमारा जो इंटेंशन है वो डेवलपमेंट करने का है, तो डेवलपमेंट के लिए अगर जो सो हम रूलिंग पार्टी के अंदर जाकर कुछ हम और जनता के लिए कुछ कर सकें डेवलपमेंट, तो जो एक्चुअल जो होता है कि वो सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसी सोच लेकर किस पार्टी में जाते हैं और उस सोच को कहाँ तक इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। पार्टी में कांग्रेस से भी कई जो सो टीआरएस में गए, फिर बीजेपी में गए या कांग्रेस में आए, तो पॉलिटिकली जो स्विच ऑफ होते रहते हैं, लेकिन जो मंशा है वो मंशा बहुत इंपॉर्टेंट है। होना ये चाहिए कि भाई चलो ठीक है, आप आ रहे हैं तो डेवलपमेंट की सोच लेके आइए और जो सो स्टेट को जो आगे ले जाने की सोचिए आप। ये नहीं कि भाई मेरा कुछ जो सो पोजीशन मिल जाएगा, मैं जाऊंगा तो मैं पावर में हूँ, मैं पावर के बाहर रहूँगा तो शायद कहना कहीं मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, तो इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए किसी। फिरासत बाकरी साहब, मैं आपसे भी ये सवाल लेना चाहूँगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब जब चुनाव करीब आते हैं, कहीं ना कहीं नेताओं की दलबदली का दौर शुरू हो जाता है। वो पार्टी जिसने किसी एक शख्स को विधायक बनाया होता है, मंत्री बनाया होता है, सांसद बनाया होता है, कई बार वो जो है बड़े बड़े पदों पर रह लेते हैं, लेकिन एक बार पार्टी अपना थोड़ा सा निर्णय उनके खिलाफ क्या करती है, वो पूरी पार्टी ही छोड़कर चले जाते हैं। क्या वाकई कोई मौलिक अधिकार नहीं बचे हैं? क्या मौलिक जिम्मेदारी नहीं बची है? क्या किसके पास? किसी भी नेता के पास। ये एक पर्टिकुलर किसी एक नेता पर नहीं है। एक बड़ा सवाल ये है कि भाई हम देखते हैं अक्सर जो है कभी इधर से उधर होते रहते हैं, और जहां पार्टी सरकार में रहती है तो फिर उस टाइम सरकार के साथ रहते हैं, जहां पार्टी थोड़ी सी सरकार से हटती है, अपोजिशन में आती है, तो सफोकेशन होने लगती है, लोगों को घुटन महसूस होने लगती है उस पार्टी में। और फिर जिस नेता की वो कल तक जो है वाहवाही करते नहीं सकते, फिर अगले दिन उसी नेता की जो है सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं उसमें। ये लोग अपॉर्चुनिस्ट, लोगों का कोई टच नहीं होता है, लोग पार्टी में आते हैं जहां से इनका अकाउंट करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि वाकई इनको जो है, क्या वाकई पार्टियों को एक ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए कि ऐसे नेताओं को वापसी के रास्ते बंद हो जाने चाहिए पूरी तरह से? अशफाक साहब, बिल्कुल बनाना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए कि ये जो नेता, अभी आपने रिसेंटली बिहार की जो मिसाल दे रहा हूँ मैं जी, कि अमित शाह जी के बयानात आप जो सो हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उनके ऊपर सुनिए। हाँ, और फिर पलट के होता है कि देखिए जनता आप कहाँ पर नेताओं के वास्ते जो सो आप देख रहे हैं कि ये पार्टी छोड़ी, तो ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज खुद कानून बनाना चाहिए कि ऐसे जो लोग जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो मतलब अपने मफाद के लिए आते हैं और जो सो अपना मफाद पूरा होने के साथ आपने कहा कि भाई वो कल तक तो जी हमारे नेता हैं, हमारे जो सो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे नेता हैं, जैसे ही उनकी सरकार चली जाती है या वो सरकार से हट जाते हैं तो फिर उन्हीं के बारे में गैर गलत बातें भी यही लोग करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो सो हर पॉलिटिकल पार्टी को एक, यानी कि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूँ, कि सारी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, और बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो लोग हैं जो स्विच ऑफ होते हैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ ही होते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को मौका ही नहीं देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर यहाँ की हमारी टीआरएस हो। चलिए फिरासत बाकरी साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल और बहुत छोटे लफ्जों में, दहाई के आंकड़े की तो बात की है आपने, लेकिन 17 में से कितनी सीटें वाकई जीत रहे हैं? वाकई लगता है आपको कि इतनी सीटें हम जीतने में कामयाब हो जाएंगे? तेलंगाना में हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशफाक साहब, यही सवाल आपसे भी है
कि कितनी सीटें कम से कम आपकी पार्टी चाह रही है, क्योंकि इस बार आपने की सरकार भी यहाँ पर है, आपके लिए एक वाकई माहौल है। देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है, एनालाइज करने के बाद में हमारे जहाँ पर जो आंकड़े आए हैं, कांग्रेस पार्टी 13 सीटें तेलंगाना में जीतेगी। और हम समझते हैं कि क्योंकि हम 2-3 बार जो सो सर्वेस कराए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें यहाँ पर आएगी। कर्नाटक में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और कोशिश भी यही है कि हम 13 सीटें जीते यहाँ सर, कम से कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरासत बाकरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अशफाक खान साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ही नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी की लिस्ट तो जारी हो चुकी है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं ताखीर की जा रही है। या तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है या वाकई कैंडिडेट की कमी है, दोनों रीज़न हो सकते हैं। कांग्रेस ने तो कहा है कि भाई हमारे पास हर सीट के लिए बहुत ज़्यादा ही कैंडिडेट्स ने जो है अपना नॉमिनेशन किया है, तो उसमें से स्क्रूटनी होना ज़रूरी है। 13 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है, और 10 से ज़्यादा सीटें लाने का इस बार बीजेपी का टारगेट है। कौन कितना कामयाब होगा, बीआरएस इन दोनों पार्टियों के मंसूबों पर कितना पानी फेरेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अपने मेज़बान मोनी अनवर को दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।